ओके। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले जो है वो सब बच्चे अपने चैट बॉक्सेस में जाके मुझे बता दें कि भी आवाज़ सही आ रही है। अगर आवाज़ में कोई भी इशू है, सही है, तो उसमें लिख के मुझे बता दें। ठीक है, साउंड का अगर किसी भी बच्चे में इशू है तो मुझे बता दें। ठीक है, और अगर इशू नहीं है तो लिख दें भाई सही असर आ रही है। ठीक है, इमरान अली ने कहा कि आ रही है। अब इसके अलावा और बच्चे सैयद अनफास, मोहम्मद काशान। ओके, अनफास ने भी कह दिया भी आ रही है। इसके अलावा और किसी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हम फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके, साद निज़ामी, यस सर आ रही है। ठीक है, और जैनुल आबदीन आप भी बता दें। जैनुल आबदीन, ठीक है, काशान को भी आ रही है। ठीक है, तो ये बस स्टार्ट करते हैं फिर ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं मैट्रिक केमिस्ट्री। मेरा नाम है सर अरसलान रहमान, और मैं जो हूँ वो आपको मैट्रिक की केमिस्ट्री जो है वो आपको इस साल छाजाओ पे जो है वो पढ़ाऊँगा। सही है, तो अब ये है कि भाई देखें, सेशन जो हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है, सही है, उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये कि भाई हमारा जो सेशन है वो किस तरीके से चलेगा। सही है, और हम हमारी तैयारी किस किस तरीके से होगी। ठीक है, तो आपको ये पता है शेड्यूल में कि भाई हमारी हफ्ते में जो हमें एक ही क्लास मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ये है कि भाई जो जो चीज़ें पढ़ेंगे, सही है, तो उसका मैं आपको एक टास्क दे दूंगा। ठीक है, और लर्न करने के हवाले से भी जो जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, सही है, वो आपने याद करना है। अब बच्चों का सवाल ये होगा कि भाई सर याद कहाँ से करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे नोट्स। ठीक है, तो वो नोट्स बहुत ही आसान अल्फाज में टू द पॉइंट, जो जो हमारी जो लेक्चर्स होंगे ना उसके हिसाब से जो है वो कंपाइल अप हुए हुए हैं। ठीक है, तो हम जैसे जैसे क्लासेस आगे पढ़ाते जाएंगे, सही, बढ़ाते जाएंगे, तो आप जब उसके नोट्स में पढ़ोगे ना बिल्कुल सेम उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में हम उन क्वेश्चंस को भी याद करते जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ फिर क्लास में हम जो है वो एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे। सही है, ताकि जो क्लास की नॉलेज है वो हमें जो है वो पता चलती जाएगी कि भाई हमने क्या क्या चीजें जो है वो पढ़ ली हैं। ठीक है, तो नंबर 1 आपने लेक्चर लिया, नंबर 2 आपने पूरे हफ्ते में उस लेक्चर में दिए गए टास्क को लर्न किया, उसकी प्रैक्टिस करी, और फिर नंबर 3 आपने फिर से लेक्चर लिया और फिर आप उसका आगे जो आपको टास्क दिया जाएगा आप फिर वो याद करेंगे। ठीक है ना, और साथ साथ सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस जरूरी है। सही है, सेल्फ प्रैक्टिस आपने लाजमी करनी है, टेस्ट देना है। सही है, और जो आपको मैं असाइनमेंट दूंगा वो आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मुकम्मल करना है। ठीक है भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, कभी भी हम कोई भी क्लास जो है वो शुरू करते हैं, सही है, कोई भी सब्जेक्ट शुरू करते हैं पढ़ना, सही है, तो हमें सबसे पहली जो चीज पता होनी चाहिए, यानी कि फर्स्ट थिंग टू नो, ठीक है, वो क्या पता होनी चाहिए। सही है, अच्छा, नोट्स जो है ये भाई सैयद अनफास जिन्हें ये पूछ रहे हैं, नोट्स वो हम देंगे आपको। ठीक है ना, तो सॉफ्ट कॉपी के अंदर वो कंपाइल अप करके हम आपको दे देंगे, तो उससे आप याद कर लोगे। ठीक है भाई, ओके। अच्छा, अब फर्स्ट थिंग टू नो, सही, यानी कि हमें क्या क्या चीजें जो है वो कोर्स के हवाले से पता होनी चाहिए। सही है, वो उसमें सबसे पहली जो चीज है, अब चूंकि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हो और अभी अभी आपने जो है वो 9th के पेपर दिए हैं, तो इस चीज से तो आपको पता ही होगा इस चीज के बारे में, पेपर पैटर्न। ठीक है, तो पेपर पैटर्न, सही है, उसको हम जल्दी से एक रिव्यू करेंगे कि भाई पेपर पैटर्न हमारे पास क्या होता है। सही है, और फिर इसके अलावा, सही है, कोर्स आउटलाइन, और फिर इसके अलावा कंटेंट ऑफ द चैप्टर। अच्छा, कंटेंट ऑफ द चैप्टर तो ये है कि भाई जब भी हम कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसके जो कंटेंट्स हैं, सही, यानी कि उसके जो एसएलओज वगैरह हैं, कि भाई वो चैप्टर जब मुकम्मल होगा तो उसमें हमें क्या क्या चीजें पता चलेंगी, क्या क्या नई चीजें हम सीखेंगे। सही, और इस ये चैप्टर हमारा जो है वो किस क्या नाम है, लॉन्ग के लिए इम्पोर्टेंट है, शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीजें जो है वो कंटेंट ऑफ द चैप्टर के अंदर हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग टू नो में सबसे पहली चीज जो है वो हमारे पास पेपर पैटर्न, तो सबसे पहले हम इसको जो है वो जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। सही है, अच्छा, ये बात सारी चीजें आपको पता है। सही है, इससे मैं आप इसलिए थोड़ी जल्दी करूंगा, 9 क्लास को मैंने जो है वो थोड़ा सा डिटेल में समझाया है। सही, ये नए नए बच्चे, सही है, तो अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहली चीज कि भाई आपका जो टाइम है, सही है, 3 आवर्स का टाइम होता है, ये वाली बात आपको पता है। फिर इसके बाद टोटल मार्क्स
जो है वो आपके 60 टोटल मार्क्स होते हैं, सही है। अच्छा, जो आपका पेपर है वो 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड है, सही है, जिसमें से हमारे पास जो सेक्शन ए है, सही, ये हमारे पास 12 मार्क्स का होता है, सही है। और पेपर के अंदर, सही है, अच्छा एमसीक्यू बेस्ड है, सही, ऑब्वियसली एमसीक्यू बेस्ड है। और पेपर के अंदर इसने जो वेटेज कैरी की हुई है, सही है, ये 20% की वेटेज जो है वो इसने कैरी की हुई होती है। अच्छा, अब इसमें टोटल एमसीक्यूज जो आपको दिए जाते हैं, सही, ये आपके पास 12 एमसीक्यूज होते हैं और हर एमसीक्यू का 1 नंबर होता है। इस हिसाब से फिर आपके 12 मार्क्स सेक्शन ए में कवर होते हैं, सही। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं सेक्शन बी के अंदर, जो कि हमारे पास मार्क्स में 24 मार्क्स का होता है, सही है। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैरी करता है, वेटेज के हिसाब से 40% इसका वेटेज होता है, सही। और टोटल जो हमारे पास क्वेश्चन आंसर्स के अंदर दिए जाते हैं वो होते हैं हमारे पास 13, सही है। और इसमें जो अटेम्प्ट करने हैं, सही, ये हमें अटेम्प्ट करने होते हैं 8, सही, 13 क्वेश्चन होंगे, 8 अटेम्प्ट करने होंगे, सही। ये आपको पता है कि भाई इन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के अंदर हमारे पास जो है वो न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, सही है, न्यूमेरिकल्स होते हैं। इसके अलावा प्लस हमारे पास जो है वो कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस थ्योरी से रिलेटेड होते हैं, सही है। और इसके अलावा हमारे पास कुछ रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। यानी कि एक क्वेश्चन आपका आता है रीजन बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें मोस्ट प्रोबेबली या तो 1 या 2 रीजन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, सही है। तो यहाँ पे जो सेक्शन बी है, सही, इसका क्राइटेरिया कुछ इस तरीके से रहेगा। फिर इसके बाद आता है हम सेक्शन बी पे, जिसमें हमारे पास जो मार्क्स हैं वो 24 ही होंगे, क्योंकि हमारे पास सेक्शन ए 20% कैरी करता है और सेक्शन बी 40% और सेक्शन सी भी 40% ही कैरी करता है। तो इसलिए मार्क्स हमारे पास इन दोनों के बराबर ही होते हैं। ये हमारे पास डिटेल क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड होता है, सही है। और टोटल क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास होंगे 60, सही है। और इसके अलावा जो हमारे पास हमें अटेम्प्ट करने हैं, सही, ये है हमारे पास सिर्फ 4 क्वेश्चन, सही है। सॉरी 60 मैंने बोल दिया था गलती से, सही है। 6 क्वेश्चन है, सही है, 6 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, सही है। और हमने अटेम्प्ट कितने करने होंगे भाई, सिर्फ 4 क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर हमें अटेम्प्ट करने होंगे, सही है। इसके अंदर ए बी का जो चक्कर, यानी कि मतलब ए बी करके जो पार्ट्स नहीं आएंगे, सब क्वेश्चन अलग अलग से होंगे, सही है। और उन 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होंगे, सही है। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसको आपने खुद भी ऑब्जर्व कर लिया है, सही है, और आपको ये बातें पता भी हैं। लेकिन अभी भी अगर किसी को क्या नाम है, पेपर पैटर्न में कोई भी कंफ्यूजन है, सही है, तो पूछ लें, सही, क्योंकि हर स्लाइड तब्दील करने से पहले मैं आपसे पूछूंगा और उसके बाद स्लाइड को तब्दील करूंगा। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे, और अगर किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो बोल दे ओके की रिपोर्ट है, सही है, तो लिख दे भाई ओके है, सही है ना। तो बता दे भाई किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है भाई। ओके भाई, अनपास ने बोल दिया भाई ओके, भाई ओके नहीं, ओके की रिपोर्ट, सही है, ओके की रिपोर्ट, ठीक है। इमरान अली ने बोल दिया भाई ओके है, सही है। और इमरान अली है, ठीक है। और इसके अलावा और कौन बचा भाई, साद निजामी, साद निजामी, ये डन है भाई, डन है, डन बोला, डन है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है भाई, तो यहाँ पे मतलब इसको ज्यादा जो है वो हमने डेफिनेटली डिस्कस करना, ठीक है। आज के चलते भाई पेपर पैटर्न के बाद हमारे पास आती है नेक्स्ट चीज, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे पास, और वो है हमारे पास कोर्स आउटलाइन, सही है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, सही है। और हमारे जो मैट्रिक केमिस्ट्री है, सही है, मैट्रिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे भाई कि टोटल चैप्टर्स हमारे पास कितने होते हैं, सही। तो बिल्कुल 9th की ही तरह टोटल चैप्टर्स हमारे पास यहाँ पे भी कितने हैं भाई, 8 चैप्टर्स हैं, सही। 8 चैप्टर्स हमारे पास यहाँ पे भी हैं, सही है। और फिर इसके अलावा अब जो चैप्टर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, सही, वो किस तरीके से कि भाई हमारे पास जो चैप्टर नंबर 1 है, सही, जो कि आज हम शुरू करेंगे, सही, वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, सही। अच्छा, अभी जो मैं आपको कोर्स आउटलाइन बता रहा हूं, तो इसके अंदर मैं आपको हर चैप्टर के हवाले से ये चीज क्लियर करूंगा कि कौन सा चैप्टर आपके पेपर में किस सेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि एमसीक्यू के लिए, शॉर्ट के लिए, लॉन्ग के लिए, या न्यूमेरिकल के लिए, सही। ताकि आपको पता रहे कि भाई मुझे जो 3 घंटे के अंदर सारा कुछ करना है, तो उसमें मुझे प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है, सही। तो अगर हम बात करते हैं भाई केमिकल इक्विलिब्रियम की, सही, तो केमिकल इक्विलिब्रियम हमारे पास ऑब्वियसली थ्योरी तो है इसके अंदर और इसकी जो थ्योरी है, सही, वो मोस्टली शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, सही है। लेकिन इसके अंदर
एक लॉन्ग का क्वेश्चन भी शामिल है जो कि एक डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है, सही है, और आज के हमारे टॉपिक के अंदर भी वो शामिल है, सही है ना। सही है, तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर हमारे पास नंबर 1 तो हो गई भाई थ्योरी, सही है, और नंबर 2 इस चैप्टर के अंदर हमें न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिलेंगे, सही है। तो थ्योरी भी है, शॉर्ट के लिए ज्यादा है, लॉन्ग के लिए एक क्वेश्चन इसके अंदर है इंपॉर्टेंट, ठीक है, और दूसरा न्यूमेरिकल्स के लिए ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैट्रिक क्लास के अंदर, सही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही, इमरान अली, सही है, ठीक है, ठीक है, मैं अभी बोल देता हूँ, अभी जो है ना आवाज सही कर देते हैं, ठीक है ना। और किसी को तो आवाज का इशू नहीं है बेटा? और किसी को तो आवाज का इशू नहीं है? सही है, अभी अभी वो कर देंगे, ठीक है ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सही है। और अगर किसी को आवाज का इशू तो वो लिख के मुझे बता दे, सही है। और ठीक है, ठीक है, ओके ओके, सही है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है कि भाई सही है, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मैट्रिक क्लास के अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल बहुत कम होंगे, सही है। आपने 9th क्लास के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स के अंदर जो है वो न्यूमेरिकल्स किए हैं, सही है, और उसने बड़ा सपोर्ट भी किया है सेक्शन बी में, सही है, न्यूमेरिकल्स ने, सही है, न्यूमेरिकल्स होते हैं तो एक बड़ा सपोर्ट रहता है हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो केमिकल इक्विलिब्रियम है, सॉरी, जो हमारे पास मैट्रिक की केमिस्ट्री है, सही है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स थोड़े कम है, सही है ना। तो बहुत ही गिनती जुदी के चैप्टर हैं जिसके अंदर न्यूमेरिकल्स होंगे, तो इसलिए जिसमें न्यूमेरिकल हैं तो वो उनके न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है, यानी कि लाजमी तौर पर फिर वो आएंगे, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 2 में। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास है एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट, ये भी हमारे लिए थ्योरी वाइज इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर लॉन्ग भी हैं, शॉर्ट भी हैं, सही है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी मौजूद हैं, सही है। अब न्यूमेरिकल्स इसके अंदर जो है वो थोड़े से बेसिक से हैं, सही है। आप, अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो आपने छोटी क्लास यानी कि 8 वगैरह के अंदर जो है वो पीएच से रिलेटेड किसने पीएच से रिलेटेड किसी ने न्यूमेरिकल किए? पीएच से रिलेटेड किसी ने किए तो बताए, है भाई? किसी बच्चे ने पीएच से रिलेटेड किए? नो? अच्छा, ठीक है, सही है। मेजोरिटी स्कूल्स में 8 क्लास के उसके अंदर होता है। हाँ सर, क्या है ये, अभी पता चल जाएगा आपको क्या है, ठीक है, सही है, मैं बता दूंगा आपको, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो वैसे मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स के करिकुलम में होते हैं, सही है, लेकिन जो है वो यहाँ पे हम उसको डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेसिक्स हैं, बहुत ही बेसिक्स हैं, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे, चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये हमारे पास जो है ना, ये एक थोड़ा लेंथी चैप्टर है, सही है। तो थ्योरी वाइज ये थोड़ा सा हमारे पास जो है वो लेंदी चैप्टर रहेगा, सही है। और इसके अंदर जो है न्यूमेरिकल्स नहीं है, सही है, इसके अंदर न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स का एक ऑल्टरनेट है, यानी कि थ्योरी से हट के एक क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं, सही है, नॉमेनक्लेचर, सही है, नॉमेनक्लेचर, सही है, जिसको अगर मैं आम अल्फाज में आपको कहूं तो ये होती है हमारे पास नेमिंग, यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं ना, सही है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इमरान जो बता रहा है, सही है, ये इंपॉर्टेंट नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये जो हमारे पास नॉमेनक्लेचर है, सही है, ये कहलाती है नेमिंग, यानी कि जो आपके पास केमिकल कंपाउंड्स होते हैं उसके जो भी नाम है, अभी तो होता है हम याद कर लेते हैं भाई, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इथाइल अल्कोहल हो गया, ये सारी चीजें हम ऐसे बस बता दिया, याद कर ली। लेकिन अब हमने यहाँ पे इनके जो है वो नेमिंग करनी है, नाम इनके हम खुद से बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉमेनक्लेचर, यानी कि नेमिंग से रिलेटेड एक टॉपिक हमारे पास यहाँ पे होगा। फिर इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री, सही है। तो थोड़ा सा अब यहाँ पे आके जो है ना हमें ऐसा लगेगा कि जैसे हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, सही है। तो मुकम्मल थ्योरी इसके अंदर आपको मिलेगी, कोई ना तो न्यूमेरिकल है और ना ही कोई नॉमेनक्लेचर की तरह कोई ऑल्टरनेटिव है, कंप्लीट थ्योरी है, सही है। तो इसके अंदर बायोकेमिस्ट्री नाम से ही वाज़ेह है, तो इसके अंदर हम कुछ विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, सही है, प्रोटीन्स, लिपिड्स, फैट्स, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं, सही है, जो कि थोड़े बायोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, सही। तो उसको हम जो है वो यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये
सर रीजंस तो सब में होंगे। हाँ देखिए, रीजन का क्या होता है कि रीजन जो है ना, अब आप जैसे क्लास ले रहे हो ना, तो क्लास में हम जितनी भी डिस्कशन करेंगे वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगी। हर चीज का रीजन आपको क्लास में मिलेगा, सही है। तो उसमें हमारे पास क्या है कि भाई कि यहाँ पे हमारे पास जो है क्या नाम है, उसी से रिलेटेड रीजंस जो है ना वो आपको उसमें भी नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये मैं आपको जो है क्या नाम है, उसमें जब क्लास होगी ना तो उसके अंदर हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के हमारे पास होंगे दो पार्ट्स, ठीक है ना। एक है नंबर 1 जो है वो एटमॉस्फेयर, सही है। अच्छा, ये भी हमारे पास जो है वो कंप्लीट थ्योरी है। तो अब आप देख लो कि भाई यहाँ पे जो है ना थ्योरी 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 आना शुरू हो गई। अब जहाँ पे ज्यादा आपको अब न्यूमेरिकल या फिर उस तरह से जो क्वेश्चन है आपको नहीं मिलेंगे, सही है। हाँ हाँ, मेन पॉइंट्स आप, ये वेरी गुड, ये अच्छा बोला किसने, ये इमरान अली। हाँ इमरान अली, ये है कि भाई आप जो मेन पॉइंट्स है ना उसको जॉट डाउन करते रहोगे। आप एक जो है ना नोटबुक अपने सामने रखो, सही है, और उसको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ना आप लिखते रहो। तो वो आपके पास एमसीक्यू के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट मटेरियल आपके पास प्रिपेयर हो जाएगा, सही है। और दूसरा जो है ना आपको क्या नाम है, रीजन में भी बहुत काम आएगा, सही है। गुड गुड, सही है। अच्छा, फिर इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, सही है। और इसके अंदर जो है हम वाटर को स्टडी करेंगे, यानी कि जो H2O वाटर है हमारे पास, ठीक है, उसको जो है वो हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे, सही है। उसके ऊपर ये पूरा चैप्टर रहेगा और ये भी हमारे पास कंप्लीट जो है वो थ्योरी का चैप्टर है, सही है। अच्छा, फिर इसके आते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 हमारे पास है एनालिटिकल केमिस्ट्री, अगेन थ्योरी, सही है। और फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 8, और चैप्टर नंबर 8 इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इसके ये भी हमारे पास जो है वो कंप्लीट थ्योरी है, सही है। और इसके अंदर हम मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि शुगर इंडस्ट्री हो गई, पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो गई, सोप इंडस्ट्री हो गई, तो ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के जो कुछ टॉपिक्स हैं, सही है, वो हम जो है वो इसके अंदर डिस्कस करेंगे, सही है। और इसके अंदर भी आपको कोई न्यूमेरिकल्स नजर नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब आप अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो थ्योरी से हटके न्यूमेरिकल्स और नॉमेनक्लेचर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 2 3, सही है, सिर्फ 3 चैप्टर्स के अंदर है। इसके अलावा कंप्लीटली हमारे पास क्या है, थ्योरी है। यानी कि याद करने का जो प्रोसेस है वो मैट्रिक क्लास के अंदर बहुत ज्यादा है बनिस्बत 9th क्लास के, क्योंकि उसके अंदर जो है ना सपोर्ट करने के लिए आपके पास जो है वो न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा थे, ठीक है ना। लेकिन अभी न्यूमेरिकल्स सिर्फ 2 चैप्टर्स में है, और अगेन जो 3 में है सिर्फ नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। तो वापस से मैं जो बात आपसे कहता हूँ ना, सही कि भाई क्या नाम है, आपने जो नोट्स के अंदर जो टॉपिक होंगे और जो लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे उसको पूरे वीक के अंदर बहुत अच्छे तरीके से याद करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से चलते जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ द सेशन हम बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे, बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे, ठीक है। तो मैंने भी मेहनत करनी है, आपने भी मेहनत करनी है, सही, ताकि हम जो है वो अच्छा एक रिजल्ट जो है वो अपना बना सकें, ठीक है भाई। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो ये जो है वो हमारे पास कंप्लीट जो है वो कोर्स आउटलाइन है। इसके अंदर किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो भाई अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं है तो लिख दे ओके की रिपोर्ट। ओके की रिपोर्ट, ओके की रिपोर्ट, सही भाई। ये सैयद अनफास, अनफास है ना, अनफास सही बोल रहा हूँ ना मैं, सही है, अनफास। ओके की रिपोर्ट आ गई, ओके की रिपोर्ट आ गई। साइड, सर साइड, अच्छा सही है। अब कितना हो भाई, सही है या बिल्कुल बाहर चले जाऊँ हैं? अच्छा, स्क्रीनशॉट निकाल लें, निकालने ही निकालने, सही है। ठीक है, सही है भाई। अब मैं जो है वो स्लाइड जो है वो तब्दील कर रहा हूँ, ठीक है। और जो है वो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, अच्छा अब देखिए, मैंने आपको स्टार्ट में क्या बताया, फर्स्ट थिंग टू नो इज द पेपर पैटर्न, तो वो मैंने आपको डिस्कस कर लिया। फिर इसके बाद अब जो नेक्स्ट चीज है, सही है, वो है हमारे पास क्या नाम है, कोर्स आउटलाइन, वो भी हमने डिस्कस कर ली। फिर अब जो हम नेक्स्ट चीज जो डिस्कस करनी है, से ये है हमारे पास
अच्छा कोट, हाँ ये मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट कोट है, ये मैं अपनी हर क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि भाई इसको सीखें। अच्छा ये एक जो है वो चाइनीज बड़े बंदे थे, उन्होंने कहा, सही, इसको जरा सुनिएगा गौर से ना, और इसके ऊपर रहते हुए अपनी प्रैक्टिस करिएगा। ओके, आई हियर, सही, आई हियर, आई फॉरगेट, सही, आई हियर, आई फॉरगेट, यानी कि मैंने देखा मैं भूल गया। सही, यानी कि अगर मैं सिर्फ जो है ना सामने अपने मोबाइल को जो है ना वो सामने रखूं, ठीक है, और सर का लेक्चर जो है ना वो सिर्फ सुनता रहूं सुनता रहूं सुनता रहूं सुनता रहूं, जैसे वो नहीं बच्चे जो वो कार्टून देख रहे होते हैं कोको मेलन लगा के, ठीक है, देखता रहूं, सही है, तो 1.5 घंटे बाद क्या होगा कि मोबाइल रखूंगा, सही है, और वो सारी चीजें मेरे जहन से क्या हो जाएंगी, ओढ़ी होंगी ऐसे, ठीक है। तो आई हियर, आई फॉरगेट, मैं सिर्फ अगर सुनूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा, सही है। आई सी, आई रिमेम्बर, तो अगर मैं चीजों को बड़े गौर से देखूं, सही है, तो वो चीजें मुझे याद रहेंगी, और इसीलिए मैं ना काफी मेहनत करता हूं कि अपना जो लेक्चर है उसके अंदर पिक्चर्स, पिक्टोरियल, एनिमेशंस, सही, इसको मैं यूज करूं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए और जहन के अंदर बैठे। तो आई सी, जब मैं किसी भी चीज को बहुत गौर से देखता हूं तो वो मुझे क्या रहेगी, याद रहेगी। और फिर लास्ट में आई डू, आई अंडरस्टैंड, सही, यानी कि जब मैं उस चीज को प्रैक्टिस में लेकर आऊंगा, जब मैं उसको करूंगा, परफॉर्म करूंगा, सही, तो फिर जाके मेरे वो चीज क्या होगी, समझ में आएगी। सही, तो आपने सिर्फ सुनना नहीं है वरना आप भूल जाओगे, आपने चीजों को गौर से देखना है, लेक्चर को देखना है, समझना है, तब आपको चीजें याद रहेंगी, ये मेरी गारंटी है आपको। सही, और फिर उसके बाद आपने ये जो 1 हफ्ते की जो आपके पास गैप आएगा उसके अंदर आपने उन चीजों को याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। सही, आई डू, आई अंडरस्टैंड, तो फिर आपको वो जो चीज होगी ना वो ऐसी जहन में बैठेगी कि फिर वो पेपर के बाद तक भी, सही ना, फिर आप यहाँ पे आगे पेपर पढ़ा रहे होगे, है भाई, फिर जो है वो कौन आया होगा भाई, साद है, इमरान है, ये सारे इधर आके बोलेंगे हाँ मैं केमिस्ट्री का टीचर हूँ, ठीक है, सही है, तो आप आके फिर जो है ना यहाँ पे पढ़ाओगे, सही है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। तो प्रैक्टिस इज मेन थिंग, सही है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो प्रैक्टिस है, ठीक है भाई, क्लियर हो गई बात यहाँ पे। ओके, तो अब जो है वो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला चैप्टर, केमिकल इक्विलिब्रियम, सही, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम जो टर्म है, सही, ये आपने, सही, प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस में एक परफेक्ट, वेरी गुड, सही है, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो टर्म है, सही, इक्विलिब्रियम जो टर्म है, सही है, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी फिजिक्स में, फिजिक्स में आपने पढ़ी होगी, सही है। आज आप जो है वो पढ़ोगे कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, सही है। तो अगर मैं सिर्फ अभी एक शॉर्ट में, सही है, एक शॉर्ट में जो है वो आपको एक ओवरव्यू दूं, सही है, कि भाई फिजिक्स के अंदर आपने जो इक्विलिब्रियम पढ़ा था, सही, वो क्या था और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, सही। तो कोई मुझे बताएगा इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। अच्छा आंसर भी आ गया, इतने तेज बच्चे हैं, मींस बैलेंस, वेरी गुड वेरी गुड, सही है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बैलेंस, ठीक है, तो ये सही है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इक्विलिब्रियम का मतलब है बैलेंस, सही है। अब आपने जब इसको फिजिक्स के अंदर पढ़ा, सही, तो आपने क्या पढ़ा कि अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, सही है, और फॉर सपोज के उस ऑब्जेक्ट पे दोनों साइड से फोर्स अप्लाई होती है, यानी कि एक साइड से फोर्स अप्लाई होती है 10 न्यूटन की और दूसरे साइड से भी फोर्स अप्लाई होती है, सही है, 10 न्यूटन की, सही। तो बताओ कि अगर हम किसी भी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बॉडी जो है वो क्या करती है भाई, मूव करती है, सही। जैसे कि गाड़ी है बंद हो जाती है तो हम उसको क्या मारते हैं भाई, धक्का मारते हैं, धक्का मारते हैं, यानी कि हमने उस पर क्या अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई किया, सही। तो वो गाड़ी क्या करती है भाई, मूव करती है, क्या करती है, मूव करती है। लेकिन आप मुझे बताओ कि अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर दोनों तरफ से जो फोर्सेस लगा रहा हूं, अगर वो 10 न्यूटन और 10 न्यूटन की होगी तो क्या ये बॉडी मूव करेगी, जल्दी से बताओ, क्या ये बॉडी मूव करेगी, नो, वेरी गुड जैनुल आबदीन, ठीक है। तो ये बॉडी जो है वो मूव नहीं करेगी, ये बॉडी किस में आ जाएगी भाई, स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाएगी,
सही है। क्यों रेस्ट में आ जाएगी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो F1 है और जो हमारे पास F2 है, यानी कि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर लेंगे, ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। सही है। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा कि F1 का जो इफेक्ट है, सही है, F1 का जो इफेक्ट है ये F2 कैंसिल कर देगा, और F2 का जो इफेक्ट है ये F1 कैंसिल कर देगा। सही है। और बॉडी जो है वो किस में आ जाएगी? बिल्कुल ही रेस्ट में आ जाएगी और मूव नहीं करेगी। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई हो रही है लेकिन वो फिर भी किस में रहे? रेस्ट में रहे, रुका रहे। सही। तो क्या नाम है, वो जो बॉडी है इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है। तो वो किस में आ जाता है? रेस्ट में आ जाता है। ठीक है। अच्छा, रेस्ट में होगी बॉडी क्योंकि सेम फोर्स एक्ट ऑन इट। ठीक है। तो बात सेम है ना भाई। तो जब सेम फोर्सेस एक्ट होंगी तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगी? बैलेंस कर देंगी, और वो किस में आ जाएंगी? इक्विलिब्रियम के अंदर आ जाएंगी। ठीक है। अब हमें इस चैप्टर के अंदर ये समझना है कि भाई ये केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। क्या 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 हम एक जार के अंदर जो है वो HCl को भर के दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे, ऐसा होगा? सही है भाई? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब ये समझना है कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है। अच्छा ही पहले तो ये बताएं कि भाई ये वाली बात जो थी वो क्लियर हो गई आपके, जो भी हमने डिस्कस किया है भाई? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इक्विलिब्रियम थोड़ा सा एक रिवाइज कराया है, फिजिक्स वाला। ओके की रिपोर्ट है? यस। अच्छा यस सॉरी क्यों? ये सॉरी क्यों भाई? क्लियर है, क्लियर है। ठीक है। ओके। सही। तो किसी भी क्वेश्चन हुआ करे ना वो चैट में, मतलब जब मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना तो चैट में क्वेश्चन लिख ले, और जैसे ही मैं स्लाइड एंड होने वाली हो ना इंटर कर दे, सही है, तो फौरन से वो मेरे पास आ जाएगा। सही है। और आप भूलेंगे भी नहीं। सही है। कभी और तो क्वेश्चन भूल जाते हैं एंड में, तो आप पहले से लिख के रख लें। ठीक है भाई? तो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट चीज, जो कि मैंने आपको कहा कि भाई हर चैप्टर से पहले हम ये देखेंगे कि भाई व्हाट आई एम गोइंग टू अंडरस्टैंड। सही है कि भाई हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे, क्या क्या मिलेगा हमें ये चैप्टर पढ़ के, हैं? सही है। तो इसको हम बोलते हैं एसएलओस, यानी कि मतलब होता है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। सही है। यानी कि स्टूडेंट जब ये चैप्टर मुकम्मल तौर पे पढ़ लेगा, सही है, तो उसको ये पढ़ के किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर क्रिएट हो चुकी होगी। सही है। वो क्या क्या चीजें समझता होगा जो इससे पहले नहीं समझता था। ठीक है। तो ये मैंने कुछ आपको पास एक लिस्ट बनाई है, सही, कि जो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। सही है। तो मोस्टली 4-5 पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन, सही है, ये आज हम डिस्कस भी करेंगे कि भाई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है। सही है। ठीक है। अच्छा ये तो सब सब पता है इसको भाई, है? अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ठीक है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग, सही, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायनेमिक या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, के भाई डायनेमिक या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कि मेन चैप्टर का हमारा जो है वो नाम है। सही कि भाई डायनेमिक या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर इसके बाद अंडरस्टैंडिंग मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम से, यानी कि हम फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जो क्या नाम है प्रॉपर्टीज हैं, सही है, उसको हम जो है वो क्या नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉरी, उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद अंडरस्टैंडिंग लॉज ऑफ मास एक्शन, सही है, ये आज हम टॉपिक पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन का, यानी कि आज समझ लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन ही होगा, जो कि लास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है हमारे पास वो है क्या नाम है एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये तो ये भी इसमें ही शामिल है। सही है। इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सही है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, यानी कि केसी, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं केसी से। ठीक है। ये ऊपर लिखा हुआ भी है। तो इसकी जो इंपॉर्टेंस है, सही, यानी कि इसकी एप्लीकेशन क्या होती है, पहले तो हम पढ़ेंगे केसी क्या होता है, अभी हमें यही नहीं पता क्या केसी होता है क्या है। पहले हम वो समझेंगे, फिर उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे। ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे, हाँ, अब इसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं, सही है, वो आपको मिलेंगे यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। सही है, जो कि हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। ठीक है। तो न्यूमेरिकल इस टॉपिक के अंदर है। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास कंटेंट। अच्छा,
हाँ केसी ना, अभी केसी हम जब लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, अभी तो आपको जाहिर सी बात नहीं पता होगा। इसको बोलते हैं वैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहाँ पे? अच्छा जी आगे चले, आगे चले बेटा। किसी को टॉपिक से रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन नहीं है? टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है ठीक है, सही है। हाँ वही ना अच्छा केसी जो है ना वो अभी हम जब टॉपिक हम पढ़ेंगे ये वाला ना, लॉ ऑफ मास एक्शन, जब टॉपिक पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। सही है, उसके अभी 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 आपको जो है वो जब टॉपिक नहीं, जब तक नहीं पढ़ोगे ना क्लियर नहीं होगा ये भी। सही है। केसी 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 है, के ई नहीं, केसी केसी है। ठीक है, के ई नहीं है। ठीक है, केसी को डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं भाई। ओके तो सबसे पहली जो चीज हमारे पास जो हमने अभी डिस्कस करनी है सही है, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें अगर इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करना है कि भाई इक्विलिब्रियम जो है वो क्या होता है, तो उससे पहले जो है वो हमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को जो है वो स्टडी करना होगा कि रिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं। मोस्ट ऑफ द बच्चों को जो है ना ये बात पहले से भी देना पता होगी, सही है, लेकिन अभी हम इसको जो है वो क्या नाम है स्टेप वाइज समझेंगे कि भाई रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के अंदर क्या फर्क होता है। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा भी, तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन। सही है, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन को अगर हम डायनेमिक्स, सही है, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। सही है, डायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? मोशन। तो केमिकल रिएक्शन को अगर हम उसके मोशन यानी कि उसकी डायनेमिक्स के हिसाब से अगर क्या नाम है इसको हम क्या नाम है डिवाइड करते हैं, सही, डिवाइड करते हैं, तो इसको हम दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। सही, केमिकल रिएक्शन को उनके डायनेमिक्स यानी कि मोशन के हिसाब से अगर हम डिवाइड करते हैं तो दो क्या नाम है पार्ट्स के अंदर हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। सही है, नंबर वन इज इरिवर्सिबल रिएक्शन एंड नंबर टू इज रिवर्सिबल रिएक्शन। सही है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर उसके डायनेमिक्स के हिसाब से हम उसकी टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सही, तो एक हमारे पास होता है रिवर्सिबल रिएक्शन और दूसरा हमारे पास होता है इरिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल। ठीक है, अब भाई सर ये इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है? अब इरिवर्सिबल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं सही जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। सही, ऐसे रिएक्शन जो कि सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करें, सही, यानी कि सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव करें, तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास इरिवर्सिबल रिएक्शंस कहलाते हैं, जिसके अंदर हमारे पास अगर अच्छा पहले हाँ इसको भी देख लें। सही है, और जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि बोथ डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं, यानी कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही मूव करते हैं एज वेल एज ये रिएक्शन हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी मूव करते हैं। सही है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन मूव्स ओनली इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन मूव्स इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड। अब सर ये फॉरवर्ड का मतलब क्या है और बैकवर्ड का मतलब क्या है? ओके तो सबसे पहले हम समझते हैं भी, देखें हमारे पास जो भी कोई रिएक्शन होता है सही, तो उसमें रिएक्शन की दो साइड्स होती हैं, एक होता है हमारे पास प्रोडक्ट साइड और दूसरा होता है हमारे पास रिएक्टेंट साइड। सही, तो अगर हमारे पास रिएक्शन इस तरीके का है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट से रिएक्टेंट साइड की तरफ मूव कर रहा है, सही, सॉरी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट है, ये उल्टा हो गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होगा। सही है, तो यहाँ पे ये थोड़ा उल्टा आ गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट साइड की तरफ मूव कर रहा है। सही, तो ऐसे रिएक्शन हमारे पास जो है वो इरिवर्सिबल रिएक्शन कहलाते हैं। सही, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है
कि भाई रिएक्टेंट, जैसे कि फॉर सपोज कि हमने यहाँ पे रिएक्टेंट, सही है, रिएक्टेंट लिया भाई हाइड्रोजन, सही है, और क्या लिया भाई नाइट्रोजन, सही है, एक है हमारे पास हाइड्रोजन, दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन, सही है। अब हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को अगर हम रिएक्ट करते हैं तो हमें नतीजे में मिलता है क्या, NH3, सही है, क्या मिलता है, NH3। तो अब यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जो है से ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है, क्या है ये, रिएक्टेंट, सही है। और जो हमारे पास NH3 है, NH3 से ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है प्रोडक्ट, सही है भाई, क्या है ये, प्रोडक्ट, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर रिएक्शन जो है वो सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा तो ऐसा रिएक्शन हमारे पास क्या कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा, सही है। कौन सा रिएक्शन कहलाएगा, रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएगा, सही है। और ऐसे रिएक्शन को हम सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, सही, यानी कि जिसकी डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ दिखाई देती है, सही है। और अगर हम बात करें सही, और अगर हम बात करें यहाँ पे रिवर्सिबल रिएक्शन की, तो रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास जो रिएक्शन है वो चूंकि दोनों साइड पे मूव करता है, तो यहाँ पे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, सही है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्शन हमारे पास दोनों डायरेक्शंस के अंदर क्या करता है, मूव करता है। तो अगर ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ मूव करेगा तो ये कहलाएगा हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा, सही है, रिएक्टेंट की तरफ मूव करेगा, सही, तो ये हमारे पास कहलाएगा बैकवर्ड रिएक्शन, सही है। तो यहाँ पे अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं तो फॉरवर्ड, और अगर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है तो बैकवर्ड, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, रिवर्स भी बोलते हैं, रिवर्स रिएक्शन, सही, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई अगर हमारे पास जो NH क्या नाम है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को जब हमने मिला के क्या बनाया भाई, NH3 बनाया, सही है। तो जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे थे, NH3 बना रहे थे, सही, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन था। लेकिन जब हमारे पास NH3 जो है वो बन गया और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, कंसंट्रेशन यानी कि अमाउंट बढ़ गई, तो यहाँ पे फिर NH3 जो है वो वापस से ब्रेक होके फिर से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, सही, क्या नाम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में, सही, यानी कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन मिले तो NH3 बना, और NH3 टूटा तो फिर क्या बन गया हमारे पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वापस से बन गया, यानी कि ये हो गया रिवर्स रिएक्शन, सही है। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन सही सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, और रिवर्सिबल रिएक्शन हमारे पास दोनों डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं, सही। अब नाम से भी वाज़ेह भाई, इरिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल यानी कि ऐसा रिएक्शन जो कि वापस से रिवर्स नहीं हो सकता। अब कोई किसी को कोई कॉमन एग्जांपल पता है भाई, किसी कोई भी जनरल सी कॉमन सी एग्जांपल जो भी आप अपने आसपास देखते हो, सही, तो कोई अगर बताना चाहे कमेंट में, है भाई, कोई भी बच्चा कोई भी कॉमन सी एक इरिवर्सिबल रिएक्शन की कोई एग्जांपल दे दे, इरिवर्सिबल, कोई भी कॉमन एग्जांपल भी हो सकती है। सर टायर, टायर, सन, सन कैसे, अच्छा, और टायर, बाइक, टायर, टायर रिएक्शन कैसे होगा, कोई भी रिएक्शन जो आपके आसपास, जैसे मैं अब चल एक दो एग्जांपल देता हूं फिर मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। अच्छा, अब इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन में जो है सॉल्ट वाटर, ठीक है, ठीक है, सही। अब इरिवर्सिबल रिएक्शन जो है इसके अंदर जैसे फॉर एग्जांपल कि भाई हमारे पास एक मिल्क है, अब मिल्क को अगर हम कन्वर्ट कर दें आइसक्रीम में, आइसक्रीम जो है वो मिल्क से ही बनती है, सही है। तो अगर हम यहाँ पे सही मिल्क को चेंज कर दें किसके अंदर, आइसक्रीम के अंदर, तो क्या हम आइसक्रीम को वापस से मिल्क के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। जब एक दफा हमने मिल्क को आइसक्रीम बना दिया तो क्या हम आइसक्रीम को वापस से मिल्क बना सकते हैं, नहीं भाई, एक दफा बन गई खा भी ली,
ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई ये जो प्रोसेस है ये एक इरिवर्सिबल, हाँ ये भाई मिल्क को अगर हम योगर्ट के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ये जो अनफास ने कहा है सही, तो अगर हम मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करें तो वो भी इरिवर्सिबल है सही। जब एक दूध को हमने दही में कन्वर्ट कर दिया तो अब दही वापस से दूध नहीं बन सकता, ये तो दूध का दूध और दही का दही नहीं, दूध का दूध और पानी का पानी होता है, ठीक है। अच्छा, टी भी हो सकती है, वेरी गुड भाई, जब एक दफा हमने क्या नाम है दूध पत्ती चीनी पानी सबको मिला के हमने टी बना दी तो अब टी बन गई, अब उसको हम वापस से जो है वो मिल्क वाटर वगैरह इसके अंदर हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। अच्छा जी, इसके अलावा एक और भी एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है। गाड़ी, ये मेरी गाड़ी नहीं है, ये वाली नहीं गाड़ी, मारो डीकरो सही है, देखिए ना मारो डीकरो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि भाई रस्टिंग सही है, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है, यानी कि जब एक दफा लोहे पे जंग लग गया सही है, तो अब वो चीज रिवर्स नहीं हो सकती सही, अब वो चीज रिवर्स नहीं हो सकती तो रस्टिंग ऑफ आयरन भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है सही इरिवर्सिबल रिएक्शन की। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? तो अभी आपको कुछ क्लूज मिले, तो बच्चों ने बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स दिए हैं, जिसने भी टी कहा है और योगर्ट वाली जिसने एग्जांपल दिए ना वो बड़ी बेस्ट वाली एग्जांपल दी, ठीक है। अच्छा जी, अब स्टार्ट नेक्स्ट, अब कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस को देखते हैं सही है। अब स्टार्ट करते हैं, कोई रिवर्सिबल रिएक्शन बताओ। सॉल्ट और वाटर, वह हाँ सॉल्ट और वाटर, ठीक है, कि भाई अगर हम नमक को पानी में अगर डिजोल्व करते हैं सही है, और क्या नाम है उसको डिजोल्व कर लें तो वो डिजोल्व हो जाएगा सही है, लेकिन अगर फिर हम उस पानी को पूरा एवोपरेट करा दें तो फिर सॉल्ट फिर से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा सही है। तो ये एक अच्छी एग्जाम्पल है, वेरी गुड। सॉल्ट वाटर की किसने दी है? ये इमरान अली ने, वेरी गुड इमरान अली। और अनफास, सैंड एंड वाटर सैंड एंड वाटर रिएक्ट थोड़ी करते हैं, मिक्सचर होता है वो, मिक्सचर। सर मैंने दी है, हाँ 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 मैंने पढ़ ली बेटे, वेरी गुड सही, सॉल्ट एंड वाटर वाली ना अच्छी थी। अच्छा, अब मेरी भी एक एग्जांपल है भाई, पानी है, पानी को अगर हम फ्रीज कर दें तो क्या बन जाएगा, पानी को अगर हम फ्रीज कर दें तो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगी सही है। तो वाटर था लिक्विड फॉर्म में सही है, उसको फ्रीज कर दिया सॉलिड फॉर्म में आ गया, क्या हम आइस को वापस से लिक्विड फॉर्म में लेके जा सकते हैं? है भाई, बताएं, क्या हम क्या नाम है सॉलिड को यानी कि आइस को वापस से वाटर फॉर्म यानी कि लिक्विड फॉर्म में लेके जा सकते हैं? जा सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये जो रिएक्शन है फ्रीजिंग और मेल्टिंग का, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि चेंज ऑफ वाटर इनटू आइस, ठीक है। इसके अलावा अच्छा, ये एक थोड़ी सी क्या नाम है इंपॉर्टेंट सही है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, जो कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल होती है ना एनवायरनमेंट के अंदर, ये भी हमारे पास जो है क्या नाम है एक रिवर्सिबल जो है वो प्रोसेस है, ठीक है। कि इसके अंदर हमारे पास क्या होता है सही, कि हम जो है ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं सही, इंसान जो है सही ह्यूमन सही, ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल करता है और नतीजे में एक्सहेल क्या करता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड सही, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं कौन, प्लांट्स। और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करने के बाद प्लांट्स जो है वो एक्सहेल यानी कि बाहर क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जो है वो फिर से इनहेल कौन करता है, यहाँ पे हमारे पास क्या नाम है इंसान यानी कि ह्यूमंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक चेन है, ये भी हमारे पास क्या है, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है ह्यूमन, हाँ मैं मुंह नहीं आ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये भी जो चेन है पूरी, ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है सही है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गई। अच्छा, बीच में अनफास ने क्या बोला, कॉपर सल्फेट एंड वाटर पाउडर, सही है, ठीक है ठीक है, हाँ ये भी एक चीज है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमने जो अभी चीज समझी है सही है, उसको क्या समझा, जल्दी से उसको वाइंड अप करते हैं सही है कि भाई इरिवर्स जो केमिकल रिएक्शन है वो डायनेमिक्स यानी कि मोशन के हिसाब से इरिवर्सिबल होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल वो रिएक्शंस होते हैं जो कि सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, रिवर्सिबल वो रिएक्शंस होते हैं जो कि दोनों डायरेक्शंस के अंदर मूव करते हैं सही है।
तो अगर सिर्फ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो इरिवर्सिबल है, और अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट अगर दोनों बन रहे हैं तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करी। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्लाइड हमारे पास मुकम्मल हो गई है। सही है, तो आप मुझे बताएं कि इसके अंदर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ लें, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो ओके की रिपोर्ट दें ताकि हम आगे चलें। हाँ भाई, पहले कौन बोलने वाला? ओके हाँ, ओके 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 की रिपोर्ट सही है। इमरान, ठीक है, ओके हो गया। आगे और कौन है भाई? ओके की रिपोर्ट साथ नहीं निज़ामी की तरफ से भी आ गई है, और सैयद अनफास की तरफ से भी आ गई है। ठीक है, सही है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि तमाम बच्चों के बात जो है वो क्लियर है। सही है, ठीक है। तो अब इसको आप अगर समझे ना, तो आप इसको इनकी डेफिनेशंस को आप अपनी ओन वर्डिंग्स के अंदर भी लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन व्हिच मूव्स इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली। सही है, एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन आर दोज रिएक्शन व्हिच मूव्स इन बोथ डायरेक्शंस, व्हिच इज फॉरवर्ड टू बैकवर्ड और बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। सही है, दोनों सही है। तो इसको आप ओन वर्डिंग्स के अंदर भी लिख सकते हैं, और कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ पे अपनी तरफ से भी बता सकते हैं, और ये बता जो एग्जांपल्स दिए हैं इसको भी आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई, ओके आगे चलते हैं। ओके तो नेक्स्ट टॉपिक इज द एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन बाय अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। सही है, अच्छा ये बड़ा आसान सा टॉपिक है, और ये अगर आएगा तो जो है ना ये शॉर्ट के अंदर आएगा, और बहुत आसान सा है, बहुत आसान। ये अभी हमने पढ़ भी लिया है। सही, तो इसके अंदर बेसिकली हमें करना ये होगा कि हमें अमोनिया की जो फॉर्मेशन है, जो कि अभी हमने नहीं करी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन की। सही, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से जो अमोनिया हमने फॉर्म किया था, तो उसको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है। सही, और बहुत ही आसान वर्डिंग के अंदर नोट्स में मौजूद है ये चीज। ठीक है, इसको अभी भी हम डिस्कस करेंगे कि भाई हम सबसे पहले, सही है, अगर हम बात करते हैं अमोनिया फॉर्मेशन की, कि भाई अमोनिया, अमोनिया का तो पहले फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई? NH3, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये NH3, NH3। ठीक है, इसको रब कर देते हैं सही है, तो सबसे पहली जो चीज है, सही है, वो तो आपको इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि भाई NH3 जो है ये हमारे पास है अमोनिया। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेशन को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करना है। सही है, तो नंबर वन जो स्टेप है हमारे पास वो ये है कि भाई जब हम यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को, सही, जब एक क्या नाम है, इनको हम आपस में रिएक्ट करवाते हैं, तो सबसे पहला जो रिएक्शन हमारे पास होता है वो ये है कि भाई नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके फॉर्म करते हैं, सही, अमोनिया गैस। क्या करते हैं भाई? सबसे पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके क्या फॉर्म करते हैं? अमोनिया गैस फॉर्म करते हैं। अब ये जो रिएक्शन है, सही, स्टार्टिंग में, क्योंकि जब रिएक्शन स्टार्ट होता है ना, तो सारी की सारी जो अमाउंट है वो किसकी होती है? रिएक्टेंट की होती है। सही, सारी अमाउंट किसकी होती है भाई? रिएक्टेंट की होती है। हमारे पास प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं होता। सही है, तो इनिशियल स्टेप में, स्टेप नंबर 1 के अंदर जो रिएक्टेंट है वो किस में कन्वर्ट होता है भाई? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके से फॉरवर्ड रिएक्शन परफॉर्म करेंगे, और फॉरवर्ड रिएक्शन के जरिए हमारे पास अमोनिया जो है वो बनना शुरू होगा। सही है, तो हमने पहले स्टेप के अंदर ये बात बतानी है, नंबर 1। सही है, फिर इसके बाद नंबर टू हमारे पास यहां पर है सेकेंड स्टेप। सही है, सेकेंड स्टेप हमारे पास क्या है कि भाई अब इसी रिएक्शन में, सही, इसी रिएक्शन में जब यहां पे प्रोडक्ट लिख लें यार। ठीक है, अब इसी रिएक्शन में जब हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलके अमोनिया को फॉर्म कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो क्वांटिटी है वो क्या होती रहेगी? कम होती रहेगी। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी कम होती रहेगी। दैट मीन्स कि हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं, से हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी क्वांटिटी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती रहेगी? डिक्रीज होती रहेगी। और जैसे ही हमारे पास रिएक्टेंट की क्वांटिटी डिक्रीज होगी, तो हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, इसकी जो क्वांटिटी है ये हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता क्या होती रहेगी?
बढ़ती रहेगी, सही है, इसकी क्वांटिटी हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होती रहेगी। और जैसे ही हमारे पास प्रोडक्ट इनफ फॉर्म हो जाएगा तो फिर यहाँ पे शुरू होगा बैकवर्ड रिएक्शन, सही है, यानी कि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो and in the first step, in the initial step, the overall concentration belongs to only reactant. So in the first step, reactant is converted into a product. That means only forward reaction happens. सही है। और जब स्टेप 2 के अंदर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी, सही, तो फिर यहाँ पे हमारे पास रिवर्स रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, सही है। अब यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं कि स्टेप 1 और स्टेप 2, यानी कि स्टेप 1 में होने वाला जो हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है और स्टेप 2 के अंदर होने वाला जो हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन है, इसको अगर हम मिला के लिख दें, सही, तो इसको हम शो करते हैं डबल साइडेड एरो से। इसका मतलब ये होता है कि अब इस रिएक्शन में जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है। अब इस रिएक्शन में रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो चुका है, यानी कि अब हमारे पास जो रिएक्टेंट है, सही है, वो आपस में रिएक्ट करके, सही है, जो है वो क्या नाम है, प्रोडक्ट यानी कि अमोनिया फॉर्म कर रहा है। और जो हमारे पास प्रोडक्ट है, चूंकि अब उसकी कंसंट्रेशन भी हमारे पास क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, तो अब वो वापस से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करके जो है वो वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्वांटिटी को वापस से क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो अब इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन भी होगा और हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, सही है। तो इस रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे, सही है, डबल साइडेड एरो से रिप्रेजेंट करेंगे कि जिसके अंदर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलके, सही है, क्या नाम है, अमोनिया का प्रिपेयर होना और अमोनिया का टूट के वापस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कन्वर्ट होना शो कराया जाएगा। क्लियर हो गई बात यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास इस एग्जाम्पल के अंदर हम फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का जो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको जो है वो हम डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। तो ये एक क्वेश्चन है, शॉर्ट का क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेप को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और ये हमारे पास है थर्ड स्टेप। तो इसके अंदर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो सवाल पूछे, सही, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो कर दें ओके की रिपोर्ट जल्दी से। हाँ भाई, किसी को अगर सवाल है तो वो पूछ ले। सर एग्जाम्पल नंबर 1 रिवर्सिबल भी हो सकती है। एग्जाम्पल नंबर 1 रिवर्सिबल भी, मतलब ये वाला आप पूछ रहे हैं या फिर पिछली स्लाइड का पूछ रहे हैं एग्जाम्पल, पिछली स्लाइड का पूछ रहे हैं या फिर इस वाले का। ये इरिवर्सिबल नहीं है, नहीं ये इरिवर्सिबल नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें जब मैंने आपको समझाया था तो पहला पहला जो स्टेप था, सही, ये जो पहला वाला स्टेप था हमारे पास, ये मैंने आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए शो कराया था। फिर इसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि जब हमारे पास अमोनिया की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, सही है, तो फिर ये बैकवर्ड डायरेक्शन यानी कि रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी मूव करेगा और फिर यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन शुरू हो जाएगा, सही है। तो इनिशियल स्टेज पे ये हमारे पास सिर्फ फॉरवर्ड में होता है, फिर ये जब बैकवर्ड मूव करता है ना तो फिर ये रिवर्सिबल रिएक्शन बन जाता है, ठीक है। ओके, ठीक है। अच्छा जैनुल आब्दीन का हो गया। अच्छा इसके अलावा बाकी सबने ओके कर दिया, मैंने देखा नहीं, बाकी सबने ओके कर दिया। आगे बढ़े, किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है, सही है, हो गया। अनफास ने भी कर दिया, ठीक है, ठीक है, सही है, तो सही है, ठीक है, आगे चलते हैं। ओके ओके, ठीक है, सही है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड इज द मेन थिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, सही है। केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है।
अब देखिए मैंने आपको क्या कहा कि भाई सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो क्रिएट करनी थी कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो है वो क्या होते हैं। सही है, तो पहले तो हमने ये अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर कर ली। सही है ना, कि भाई रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। सही है, अब आपने ये बात जो है ना वो जहन में बिठानी है। सही है, कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ है। सही है, रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ है। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन जो कि रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि जो दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, फॉरवर्ड से बैकवर्ड एंड बैकवर्ड से फॉरवर्ड, तो ऐसे ही रिएक्शंस के अंदर जो है वो केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव होता है। सही है, तो इरिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। सही है, क्योंकि अगर हम बिल्कुल स्टार्ट में हमने दो फोर्सेस की एग्जांपल पढ़ी थी। सही है, तो दो फोर्सेस जो है वो दो डायरेक्शन में लग रही थी ना, एक राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे। सही है, तो इसी तरीके से यहाँ पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, सही है, इसके अंदर फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। सही है, तो दोनों तरफ से रिएक्शन का होना जरूरी है से टू अटेन केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इरिवर्सिबल रिएक्शन में चूंकि बैकवर्ड रिएक्शन होता ही नहीं है, तो इसलिए वहां पे हमें केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हम नहीं कर सकते। सही है, तो अब समझ ले देंगे भाई केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। सो व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? सो ड्यूरिंग द रिवर्सिबल रिएक्शन, during the reversible reaction when the rate of forward reaction, अच्छा ये भी इंपॉर्टेंट है, during a reversible reaction, during a reversible reaction when rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, to the rate of backward reaction, then chemical equilibrium is achieved। सही, यानी कि अगर कोई ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है कि जिसके अंदर जितनी तेजी से रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, सही, उतनी ही तेजी से प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, यानी कि रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाए। सही, तो ऐसी स्टेट में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है, ऐसी स्टेट में केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। सो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट का लफ्ज किसके लिए आता है भाई? स्पीड के लिए। सही, रफ्तार, स्पीड। सही, when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of reverse reaction, when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, so then the reversible reaction achieve the state of chemical equilibrium। सही है, तो फिर उसके अंदर क्या होता है कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाता है। सही है, तो अब आपसे कभी भी कोई पूछे भाई केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आप बोलेंगे भाई देखो कि जब क्या नाम है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में, सही, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो प्रोडक्ट में यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन हो, और प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रिएक्टेंट में यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन यानी कि रिवर्स रिएक्शन हो। सही, और दोनों की स्पीड बराबर हो। सही, यानी कि दोनों के रेट बराबर हो। सही, जितनी तेजी से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा है उतनी तेजी से बैकवर्ड रिएक्शन भी हो। सो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, देन द रिएक्शन कम्स इन द स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो फिर उस रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाता है। सही, तो यहाँ पे अगर हम इसको फिजिक्स वाले इक्विलिब्रियम से रिलेट करें, सही, तो उसमें क्या था कि भाई अगर बोथ साइड से अपोजिट फोर्सेस बराबर हो जाएं तो बॉडी जो है वो किस में आ जाती है? रेस्ट में आ जाती है। ठीक है,
बॉडी जो है वो किस में आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। सही है। तो इसी तरीके से अगर हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन अगर बराबर हो जाएं, सही है, तो इस तरीके से क्या होता है कि भाई जो केमिकल रिएक्शन है वो भी एक तरीके से रेस्ट में आ जाता है। यानी कि जो हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स हैं, सही, और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो एक जगह पे आके ठहर जाती है। सही है। क्योंकि जितनी देर में रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है उतनी जल्दी प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट भी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो एक जगह पे आके रुक जाती है। जैसे फिजिक्स में वो एक बॉडी एक जगह पे रुक गई थी, वैसे ही यहाँ पे इन दोनों की कंसंट्रेशन भी, यानी कि अमाउंट, कंसंट्रेशन भी एक जगह पे क्या हो जाती है, रुक जाती है। सही। तो हम फिर बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो क्या हो चुका है भाई, अचीव हो चुका है। क्लियर हो गई बात यहाँ पे? यहाँ पे भाई ये चीज क्लियर हुई है? सही है, ये चीज क्लियर हुई? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, अनफास, जैनुल आबदीन, अच्छा सही, साथ निजामी, सही, क्लियर हो गई आपके? ठीक है ठीक है। अच्छा, अनफास ने बोल दिया, साथ निजामी ने बोल दिया, जैनुल आबदीन ने बोल दिया। काशान कहाँ है? काशान नजर नहीं आ रहा मुझे। काशान, हेलो काशान, काशान कहाँ हो तुम? आ गया भी काशान, मेरा दोस्त आ गया। सही है जी सर। हाँ तो भाई बोल रहा हूँ, समझ में आ गया ना? है, क्लियर है? हाँ ये बात सही है। ठीक है, और तो इसके अलावा और कोई नहीं है भाई? इमरान ने तो बोल दिया था ना? ठीक है ठीक है, सही है। तो अब ये है कि भाई when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction then chemical equilibrium is achieved। ठीक है भाई। तो यहाँ पे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम को हमने अंडरस्टैंड कर लिया, हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस को अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओके, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। सही, ये बड़ा आसान सा और बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि हम यहाँ पे एक ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं। सही है। अब यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक ग्राफ डाला हुआ है, अभी इसके अंदर मैं आपको चीजें जो है वो बना के दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमारे पास बेसिकली है क्या कि ये जो y एक्सिस है, सही, y एक्सिस, इसके अंदर हमने रखी हुई है किस चीज को भाई, कंसंट्रेशन को, कंसंट्रेशन। सही है। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं भाई ये जो है कंसंट्रेशन, यहाँ पे, ओहो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, सही, इस पॉइंट के ऊपर ये हमारे पास है 10 मोल पर डीएम क्यूब। सही, ये यहाँ पे इसका यूनिट भी लिखा हुआ है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब। अभी क्यों होता है ये हम फॉर्मूला फॉर्मेशन के अंदर भी पढ़ेंगे। सही है। तो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि भाई ये जो y एक्सिस है इसके अंदर हम ले रहे हैं कंसंट्रेशंस को। ठीक है ना? तो ये है 10 मोल पर डीएम क्यूब। सही, ये हमारे पास हो जाएगा 20 मोल पर डीएम क्यूब, ये हो जाएगा 30 मोल पर डीएम क्यूब, ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 70। ठीक है भाई। और ये जो है ना बिल्कुल जीरो। ठीक है। अच्छा, और टाइम ग्राफ के ऊपर हम टाइम को ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 1 मिनट, ये हो जाएगा 2 मिनट, ये हो जाएगा 3 मिनट, ये हो जाएगा 4 मिनट, और ये हो जाएगा 5 मिनट एंड सो ऑन। ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो है ना एक ग्राफ बनाया। अब देखें, आप मुझे एक सवाल का जवाब देंगे, ठीक है ना, कि जब भी हम कोई रिएक्शन शुरू करते हैं तो सारी की सारी जो अमाउंट होती है, सही है, सारी की सारी जो अमाउंट होती है वो किस चीज की होती है, रिएक्टेंट की होती है या प्रोडक्ट की होती है? यानी कि इनिशियल स्टेज पे हमारे पास रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट होगा? जल्दी से बताएं, रिएक्टेंट होगा या प्रोडक्ट? प्रोडक्ट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, हाँ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, सही है भाई। सबसे पहले तो हम रिएक्टेंट डालेंगे ना, सही है, प्रोडक्ट थोड़ी बन जाएगा पहले से। ठीक है, हाँ सॉरी, चल यार अपना बनता है। ठीक है, रिएक्टेंट, ठीक है ठीक है, सात सात, ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई जो सारी की सारी कंसंट्रेशन होती है वो किसकी होती है? रिएक्टेंट्स की होती है। सही है, प्रोडक्ट की नहीं हो, प्रोडक्ट तो अभी बना ही नहीं होता। सही है। यानी कि अगर हम बात करें एट
जीरो टाइम, सही है, यानी कि जब अभी रिएक्शन शुरू हुआ है तो हमारे पास जो कंसंट्रेशन है, सही है, सारी की सारी वो किसकी होती है भाई, रिएक्टेंट की होती है। यानी कि हम यहाँ पे रिएक्टेंट को ग्राफ में सबसे ऊपर बनाएंगे, यानी कि हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई अभी एट द जीरो टाइम, यानी कि अभी जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ है तो कंसंट्रेशन सारी की सारी किसकी है, रिएक्टेंट की है, और कितनी है, 70 मोल पर डीएम क्यूब है, सही, 70 मोल पर डीएम क्यूब है, सही। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही रिएक्शन शुरू होगा तो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कम होना शुरू होंगी, सही। अब इसका रीजन क्या है कि भाई जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ बढ़ेगा, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, तो वैसे वैसे क्या होगा कि जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। अब वो कम होके जाएगी कहां पे, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट जो कि इनिशियल टाइम के अंदर बिल्कुल जीरो है, क्या है, बिल्कुल जीरो, सही, तो वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा, आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू होगा, इंक्रीज होना शुरू होगा, सही है। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो डाउन होगी और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी, सही है। और हमारे पास एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि भाई जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट से भी बढ़ जाए, सही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिएक्टेंट की जो लाइन है वो नीचे जा चुकी है और जो प्रोडक्ट की लाइन है वो ऊपर जा चुकी है, सही। तो जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है प्रोडक्ट बढ़ता जा रहा है, सही है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है रिएक्टेंट कम होता जा रहा है, और रिवर्सिबल रिएक्शन में एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जहां पे दोनों की कंसंट्रेशन की जो लाइन है वो ना तो नीचे जाएगी और ना ही ऊपर जाएगी। क्यों, क्योंकि इस स्टेज के बाद हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो अटेन हो जाएगा। अब हमने बात अभी पढ़ी है ना, पिछले पिछले अभी केमिकल इक्विलिब्रियम जब समझा तो मैंने आपको क्या बताया था कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन एक जगह पे आके क्या हो जाती है, ठहर जाती है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस बात को शो कर रही है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है ये हमारे पास 60 पे आके ठहर चुकी है और जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ये हमारे पास 20 पे आके ठहर चुकी है, सही है। तो इसका मतलब है कि इस लाइन के बाद हमारे पास क्या अचीव हो चुका है, यहां पे हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। तो ये है हमारे पास कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, यानी कि कंसंट्रेशन के हिसाब से हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये देखते हैं कि भाई कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम कंसंट्रेशन में प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या फर्क आ रहा है। तो इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होगा कि दोनों की कंसंट्रेशन में क्योंकि डिफरेंस आना बंद हो जाएगा तो दोनों की जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी, सही है। और ये स्ट्रेट लाइन शो करेगी कि भाई अब आपका जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में आ चुका है, सही है भाई। क्लियर हुई बात यहाँ पे, किसी को कंफ्यूजन ग्राफ के अंदर? ओके भाई, जैनुल आब्दीन ने ओके किया है, अनफास नो, अनफास अनफास क्या मसला, अनफास ओके हो गया। अनफास कोई प्रॉब्लम थी तुम्हें? ओके, अच्छा ओके बोला, नो सर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा बोलो ना यार। सर ग्राफ बनाना नहीं आता, नहीं ये आपको वो बिल्कुल जैसे मैट्रिक में नहीं है वो बैच में ग्राफ बना वैसा नहीं बनाना, रफली सा ग्राफ बनाना है, सही है बिल्कुल। बस आपने एक लाइन को जो है वो इस तरीके से शो कराना है कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज में शो हो और जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज में शो हो, बस आपने शो कराना है, कोई इतना ज्यादा कोई वैल्यू के साथ मसला नहीं है उसका, ठीक है। और बस आखिर में ये जो दोनों लाइन है इनको स्ट्रेट शो कराना है ताकि ये हम बात बता सकें कि भाई दोनों ही कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, एक जगह पे आके स्टॉप हो चुकी है, रुक चुकी है, ठीक है। ओके सही, तो हम जब जल्दी से इसको भी एक डिस्कस कर लेते हैं। सही है, तो यहाँ पे जो सारी चीजें हमने पढ़ी है ना, सही है, उसके लिए मैंने नोट्स के अंदर जो पैराग्राफ मौजूद है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया ताकि मैं आपके साथ भी इसको एक दफा रीड आउट कर लूँ, सही है, और समझ लें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ भाई, द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स,
सही है, एट द बिगिनिंग द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज हायर, सही है, यानी कि बिल्कुल स्टार्ट में जो क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट है वो क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सही है। अच्छा, नोट्स के बारे में बच्चे बार बार पूछ रहे हैं, मैं पहले वो बता दूं जब वो जहन से निकल जाता है। सही है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, सही है, इसी वीक में ना, नोट्स रेडी हैं, कोई टेंशन नहीं है। नोट्स आपको जो है वो क्या नाम है, जो टीम है ना वो आपको बता देगी, सही है, तो वो आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है उसके अंदर ना, ठीक है। जो प्रॉपर तरीका है ना वो मैं आपको, बल्कि कोई भी टीचर जो है वो आपको बता देगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है उसके अंदर, सही है। सॉफ्ट में मिल जाएंगे, ठीक है ना भाई, अब तो नोट्स में कोई मसला नहीं है, ठीक है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है, सही है, क्या नाम है, जो बिगनिंग में, सही, बिगनिंग में हमारे पास जो क्वांटिटी है वो सारी की सारी रिएक्टेंट की होगी, और वो क्या होगी, हायर होगी, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा होगी बिगनिंग में। एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज हायर, सही है, और यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन है वो शुरुआत में बहुत तेजी से बनेगा, सही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टार्ट में प्रोडक्ट जो है वो तेजी से बनना शुरू होता है। एज द रिएक्टेंट अमाउंट डिक्रीज, और रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। रिएक्टेंट की अमाउंट हमारे पास क्या होना शुरू हो गई भाई, डिक्रीज होना शुरू हो गई। द रेट ऑफ रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन ऑल्सो डिक्रीज, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि भाई जो रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन के जो रेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होती रहती है, डिक्रीज होती रहती है, यानी कि स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से रिएक्टेंट भी घटता है और प्रोडक्ट भी बढ़ता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो रिएक्शन का रेट है ये आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, सही। एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीज, सही, एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिक्रीज, सही, और फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन का जो रेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। After a certain time, say the concentration of reactant and product become constant. अब constant का मतलब क्या होता है, ऐसी चीज के जिसमें कोई भी change, no change, सही है, ना आए, सही है, चेंज ना आए, सही। तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन है, सही है, उसके अंदर चेंज आना बंद हो जाएगा, हाँ, सेम रहे, रुक जाए, एक जगह पे आके ठहर जाए, कांस्टेंट हो जाए, सही है। एंड दिस स्टेट इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, और फिर हम इस स्टेट को क्या बोलेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, यानी कि केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो यहाँ पे अचीव हो गया है, ठीक है भाई। तो जो चीज हमने पूरी ग्राफ के अंदर डिस्कस करी थी उसी को आपने यहाँ पे जो है वो इस पैराग्राफ फॉर्म के अंदर जो आप बोर्ड में लिखेंगे या फिर टेस्ट में लिखेंगे तो उसके अंदर हाँ सर, डायनेमिक के मीन्स हैं क्लोज, हाँ सही। डायनेमिक यानी कि इसमें होता है कि भाई हमारे पास जो रिएक्शन है मोशन में होता है, यानी कि चल रहा होता है, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है, प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। तो डायनेमिक मीन्स मोशन के, दोनों मोशन में तो होते हैं लेकिन कंसंट्रेशन एक जगह पे आके रुक जाती है, सही। तो उसके लिए वर्ड यूज हुआ इक्विलिब्रियम, कि बैलेंस हो जाती है, सही है। तो यहाँ पे इस चीज को बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि भाई मोशन में तो है लेकिन कंसंट्रेशन क्या हो गई, रुक गई, सही। सो दैट बिकम्स डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए लस डायनामिक इक्विलिब्रियम यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा भाई, तो जल्दी से इसको एक दफा देख लें ताकि फिर हम जो वो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें, टाइम भी थोड़ा सा भी जो है वो कम रह गया है, ठीक है। ओके ओके भाई, जैनुल आबदीन ने कर दिया, अभी आगे 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 चलिए चलिए, ओके 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 ओके, अनफास्ट, ओके, सही है, ठीक है, इमरान ने भी कर दिया है, सही है ना। तो आगे चलें भाई। तो अब जो हमारे पास टॉपिक है ये बहुत बहुत आसान था, जैसे अभी वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का पढ़ा था ना हमने, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है, सही है। यानी कि अभी जो आपने पूरी चीज सीखी है ना, इसको हमने इक्विलिब्रियम की जो पूरी आपने पूरी डिस्क्रिप्शन सीखी है, इसको हम जो है वो यहाँ पे हाइड्रोजन और आयोडीन का जो रिएक्शन होता है ना, सही है, उसकी एग्जाम्पल से हम इसको जो है वो समझेंगे, ठीक है ना, सही है। तो अब यहाँ पे जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, पहले तो हाइड्रोजन और आयोडीन इसके रिएक्शन को देख लेते हैं यहाँ पे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई हाइड्रोजन यानी कि H2 और आयोडीन यानी कि I2, ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो इनिशियली हमारे पास क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, सही है। इनिशियली सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन होगा क्योंकि सारी की सारी कंसंट्रेशन किसकी होगी, सारी की सारी कंसंट्रेशन
जो है वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट की होगी। ठीक है भाई। और जब हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, 2HI। सही है, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड। सही है, और यहां पे हमारे पास बनना शुरू होगा हमारा प्रोडक्ट। ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन कम होगी तो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, यानी कि रिएक्टेंट कम होगा, प्रोडक्ट बढ़ेगा, रिएक्टेंट कम होगा और प्रोडक्ट बढ़ेगा। सही। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो फिर शुरू हो जाएगा हमारे पास रिवर्स रिएक्शन। क्या शुरू हो जाएगा, रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जब कुछ वक्त गुजरने के बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड आयोडीन, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है और जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जब ये दोनों कंसंट्रेशन आपस में किस में आ जाए भाई, कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट हो जाए, यानी कि सही, फिर इनके अंदर जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज आना बंद हो जाए, दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाए। सही। तो यहाँ पे फिर ये इक्विलिब्रियम क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। तो हमने इसी चीज को जो है वो 3 स्टेप में समझाना है, जैसे कि हमने अभी लास्ट नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया को 3 स्टेप में समझा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात, अच्छा मैंने जब स्टार्ट किया था तो वो कौन बच्चा था जिसने क्लोज सिस्टम लिखा था, वो मुझे बताया जरा। क्लोज सिस्टम वाला बच्चा कौन था, क्लोज सिस्टम वाला बच्चा कौन था जिसने क्लोज सिस्टम लिखा था। जैसे मैंने इक्विलिब्रियम लिखा ना, एक बच्चे ने बोला क्लोज सिस्टम, कौन था, कौन था, सर मैं था, इमरान, इमरान अली, हाँ इमरान अली। बहुत अच्छा पॉइंट था, बहुत अच्छा पॉइंट था। सही है कि भाई इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम, सही है, ये हमेशा, सही, इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज सिस्टम के अंदर होता है। क्लोज सिस्टम यानी कि ऐसा सिस्टम जिसमें ना तो कोई चीज अंदर आ सके और ना ही कोई चीज अंदर से बाहर जा सके, ना ही कोई चीज बाहर से अंदर आ सके और ना ही कोई चीज अंदर से बाहर जा सके। तो ये होता है हमारे पास किसके अंदर, क्लोज सिस्टम के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट था, मैंने इसको ना सेव कर लिया था, मैंने देख लिया था, जो बच्चा अच्छी बात करता है उसको मैं नोट कर लेता हूँ। ठीक है इमरान, वेरी गुड। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि भाई समझ लें कि एक जार है और इस जार के ऊपर क्या लगाई हुई है हमने, कॉर्क। कॉर्क लगाने का जो मकसद है वो क्या है, ताकि हम सिस्टम को क्या कर सकें, क्लोज कर सकें। क्लोज यानी कि इसको ऐसा बना सकें कि भाई यहाँ पे जो है वो कोई भी चीज ना तो अंदर से बाहर हो और ना ही बाहर से अंदर जाए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि भाई इनिशियली जो है वो हम हाइड्रोजन प्लस आयोडीन की जो क्वांटिटी है, सही है, वो इसके अंदर हम ऐड कराएंगे। सही है, तो इनिशियली क्या होगा कि दोनों आपस में रिएक्ट करना जो है वो शुरू होंगे। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, इन द सेकंड स्टेप, ये तो था हमारे पास फर्स्ट स्टेप। सही। सो इन द सेकंड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि भाई इस जार के अंदर, सही, इस जार के अंदर जब हाइड्रोजन और आयोडीन ने आपस में रिएक्ट करा, सही, तो ये फॉर्म कर लेंगे क्या, हाइड्रोजन आयोडाइड। सही, क्या फॉर्म कर लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड फॉर्म कर लेंगे। अब इसमें हमारे पास क्या होगा कि भाई अभी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हाइड्रोजन और आयोडीन जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड में कन्वर्ट हो रहा होगा। सही है, तो इसमें जो है वो हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी और हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन कम होगी। और जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड की कंसंट्रेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो है वो फिर यहाँ पे फिर हमारे पास रिवर्स रिएक्शन भी होना शुरू हो जाएगा। सो इन द थर्ड स्टेप हमारे पास क्या होगा कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन से मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बना और हाइड्रोजन आयोडाइड की जब कंसंट्रेशन बढ़ गई, सही, और वो कन्वर्ट होने लगा किसमें, हाइड्रोजन और आयोडीन में, सही, तो यहाँ पे रिवर्स रिएक्शन शुरू हो गया। और जब दोनों की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, सो इन द थर्ड स्टेप हमारे पास जो है इस जार में एक इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव हो जाएगा। सो इन द फर्स्ट स्टेप
all the concentration belongs to the reactant. In the second step, reactant is converted into a product, and product is starting to convert it into a reactant. And in the third step, the forward and backward reaction rates become equal and achieve केमिकल इक्विलिब्रियम। सही, और वो क्या अचीव कर लेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगे। सही है भाई। तो यहाँ पे जो चीजें हमने समझी है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने यहाँ पे जो है वो समझाया है। आपकी जो बुक है उसके अंदर भी इसी तरीके से आपको 3 जार बने हुए नजर आ रहे होंगे। सही है, उसमें भी यही एग्जाम्पल है, बुक से ही आपकी एग्जाम्पल ली है। सही, कि मोस्टली बुक से एग्जाम्पल्स आती हैं। सही, और नोट्स में भी आपको ये एग्जाम्पल जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो जल्दी से मुझे बताएं कि इस क्या नाम है टॉपिक के अंदर इस एग्जाम्पल में किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो वो जल्दी से पूछ ले। बस मैं इसके अच्छा इसके बाद ना ओके सही है। अच्छा तो जो है वो क्लास का जो टाइम है वो मुकम्मल हो चुका है। सही है, तो यहाँ पे जो है जो आज हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं तो मैंने आपसे क्या कहा था कि उसका मैं आपको कोई एक टास्क भी दे दूंगा ताकि आपके जहन में बात क्लियर रहे कि हमने इस हफ्ते पूरे हफ्ते करना क्या है। सही है, तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमने पढ़ा क्या क्या है ताकि आप उस चीज़ को जो है वो आप एक टास्क के थ्रू उसको जो है वो सॉल्व करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे सही, यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहला जो क्वेश्चन हमने समझा है वो है रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन के हवाले से। इसको आपने देखना है। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? सही है, इसको आपने देखना है। सही, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन बाय द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ये वाला हो गया। और एक्सप्लेन द कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये वाला एक क्वेश्चन हमारे पास है। ठीक है, और इसके बाद जो अभी हमने लास्ट हाइड्रोजन और आयोडीन वाला जो डिस्कस किया है ये। ठीक है, तो ये जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिसमें मैंने टिक मार्क किया है, ये की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। और इसके अलावा साथ साथ जो है वो एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है। सही है, अच्छा एमसीक्यूज की प्रैक्टिस के लिए बुक में भी एमसीक्यूज हैं, लेकिन अगर आप एक काम कर लें बहुत बेस्ट वाला काम हो जाएगा, वो ये है कि आप छाजो की जो ऐप है ना, अगर आप वो डाउनलोड करके उसके अंदर एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इससे ये क्या होगा कि आपको जो गलत एमसीक्यूज है वो भी पता चल जाएंगे उसी वक्त, और उसके सॉल्यूशन जो है ना वो पहले से ही उसके अंदर जो है वो मौजूद है, मतलब वीडियोस के थ्रू, तो आपको उसी वक्त उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अच्छा साइड पे हो जाए ये। ठीक है, और जल्दी से अच्छा जिन बच्चों को जिस टॉपिक के अंदर भी प्रॉब्लम है वो जल्दी से मुझे बता दे ताकि मैं उसको अभी जल्दी से क्लियर कर लूँ। ठीक है, और जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो फिर ओके कह दें। ठीक है, अच्छा जैनुल आबदीन सर, मैं ग्राफ वाली क्या बोल रहे हैं? सही, ठीक है, अच्छा स्क्रीनशॉट हाँ आप ले लें। अच्छा कौन सा पिछला कॉन्सेप्ट जैनुल आबदीन, पिछला कॉन्सेप्ट क्या पूछे, कौन सा था? नेम बताएं मुझे, इधर से ही बता दें, या सारे नाम लिखे हुए हैं ना आज के। एग्जाम्पल का था हाइड्रोजन आयोडाइड वाला, क्लोज सिस्टम आयोडीन वाला ना, हाँ। तो उस थर्ड स्टेप के अंदर ये था कि जब हाइड्रोजन और आयोडीन मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, और जो हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड है वो ब्रेक होके वापस से हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर कन्वर्ट हो गया, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन जब बराबर होने लग जाए तो फिर उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी और थर्ड स्टेप में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। थर्ड स्टेप में इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, बस उसके अंदर ये चीज थी। क्लियर है जैनुल आबदीन?
ठीक है, ठीक है, सही है। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है वो मुकम्मल हो गई है, और जो आज के टॉपिक्स हैं उसमें मैंने टिक मार्क कर दिया है। आपने लाजमी ये काम करना है, एमसीक्यूज की भी प्रैक्टिस करनी है, सही है। और इसके अलावा फिर इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ना, उसमें मैं आपसे इस वाले टॉपिक के भी क्वेश्चंस पूछूंगा, और आपने भी क्वेश्चंस को रेडी रखना है, क्योंकि आप जब खुद से भी पढ़ेंगे ना तो और भी ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, सही है। तो आपने भी नेक्स्ट क्लास में जो है वो लाजमी क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है। तो आप जल्दी से बता दें कि सबको अच्छा समझ में आ गया है, गुड, ठीक है। हाँ, दुआ में आप भी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा समझ में आया आपको, कोई मसला तो नहीं हुआ है भाई? कोई तारीफ कर दें भाई, हैं, ताकि हम चले जाएं। ठीक है भाई, जैनुल आबदीन जो है ना उसने कर दिए भाई। हाँ गुड, ठीक है, अनफाज ने भी कर दिए। ठीक है, जज़ाकल्लाह, ठीक है भाई। तो हमारी क्लास जो मुकम्मल हो रही है। ओके, अल्लाह हाफिज, टाटा।